अच्छा, अभी इसी चैप्टर का ना पार्ट 3 है, चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेस। ठीक है, हमारे गर्ल्स ऑफ साइंस का ये चैप्टर 12 और पार्ट 3 है। अच्छा, ये नेक्स्ट टॉपिक है द बर्थ ऑफ ए सन, कि हमारी गैलेक्सी के अंदर जो सन है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसके अंदर जो सन है ये किस तरह से बना है, इसकी बर्थ कैसे हुई है। तो साइंटिस्ट को इस बात पे यकीन है कि जो सन है ये तकरीबन 5 बिलियन ईयर्स एगो इसकी बर्थ हुई थी। तो और इसकी बर्थ कैसे हुई थी कि एक बहुत बड़ा क्लाउड बन गया था डस्ट का और गैस का स्पेस के अंदर, और फिर ये जो क्लाउड था गैस का और डस्ट का, इसने एक डिस्क की तरह स्पिन करना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया, और इस डिस्क के जो सेंटर में था एक ह्यूज बल्ज था। बल्ज मीन्स कि एक प्याले की तरह की एक गहरी सतह थी वहाँ पे। ठीक है, और वक्त के साथ साथ ये जो डिस्क थी इसकी स्पिनिंग में, इसके घूमने में ना तेज़ी आती गई, बहुत तेज़ी से इस डिस्क ने घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, डिस्क किस चीज़ की बनी हुई थी? क्लाउड की, गैस और डस्ट का क्लाउड था, उसकी एक डिस्क बनी और उसने बहुत तेज़ी से घूमना शुरू कर दिया। और उसका जो सेंट्रल पार्ट था, एक बहुत बड़ा जो एक प्याली नुमा शेप थी एक, ठीक है, वो गर्म होती गई गर्म, यहाँ तक कि ये जो इसका सेंट्रल पार्ट था वहाँ पर हाइड्रोजन गैस हीलियम के अंदर चेंज होना शुरू हो गई वहाँ पे। ठीक है, गैस इसका क्लाउड था और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस हीलियम में चेंज होना शुरू हो गई। उसके बाद स्लोली वो जो ग्रेट बल्ज था, ठीक है, उसका सन बन गया, मतलब वो जो डिस्क का जो सेंट्रल पार्ट था, ठीक है, वो सन बन गया। ठीक है, और उसी टाइम के ऊपर जो इस डिस्क के इर्द गिर्द जो डस्ट थी, ठीक है, उससे हमारे प्लैनेट्स बन गए, जिसमें मेरा प्लैनेट अर्थ भी शामिल है। ठीक है, तो अब इसका ये साइंटिस्ट बिलीव दैट सन बिगेन इट्स लाइफ अबाउट 5 बिलियन ईयर्स एगो। A great cloud of dust and gas formed in the space. This cloud of gas and dust began to form a spinning disk with a huge bulge in the middle. The disk started spinning faster and faster. The huge bulge keep heating up until it began turning hydrogen gas into the helium gas. Slowly the great bulge was turning into the sun. At the same time, the planets, including the Earth, were formed from the rest of the gassy disk. अच्छा, ये अब सेकंड पार्ट है इसका, द सन्स लाइफ। द सन इज़ अबाउट 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, सन 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, एंड लाइक ऑल लिविंग थिंग्स इट विल कंप्लीट ए लाइफ टाइम एंड देन डाई। तो दूसरी लिविंग थिंग्स की तरह इसका भी एक लाइफ टाइम है, ये अपना लाइफ टाइम कंप्लीट करेगा और फिर ये डाई हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और डार्क हो जाएगा। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सन्स हाइड्रोजन हैज़ बीन टर्न्ड इनटू द हीलियम। तो क्या हो रहा है कि सन के ऊपर एक प्रोसेस हो रहा है वहाँ पर हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करने का, और इस हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करने के प्रोसेस के दौरान ये रेडिएशंस निकल रही हैं, हीट निकल रही है, लाइट निकल रही है और हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो हाफ ऑफ द सन्स हाइड्रोजन जो है ना वो तकरीबन वो कंज्यूम हो चुकी हुई है। ठीक है, मतलब सूरज के अंदर जो फ्यूल है वो हाफ तकरीबन ख़त्म हो चुका हुआ है, एंड इट विल टेक अबाउट 5 बिलियन मोर ईयर्स, और तकरीबन 5 बिलियन मोर ईयर्स लगेंगे कि जो जितनी हाइड्रोजन बची हुई है उसको हीलियम में कन्वर्ट होने में। ठीक है, व्हेन द लास्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैज़ बीन टर्न्ड इनटू हीलियम, जब आखिरी ऑक्सीजन का भी हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? द सन विल स्टार्ट टू ग्रो बिगर। सन जो है इसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका साइज़ इट विल ग्रो अप टू द 100 टाइम्स इट्स प्रेजेंट साइज, और इसका जो साइज़ है वो बड़ा होकर 100 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, और इसकी जो रोशनी है एंड 1000 टाइम्स ब्राइटर देन नाउ, और अभी से इसकी जो रोशनी है वो तकरीबन 1000 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। देन इट विल बी कॉल्ड रेड जाइंट स्टार। उस वक्त ये एक बहुत रेड जाइंट स्टार बन जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? द नेक्स्ट स्टेज इज़ दैट सन्स आउटर लेयर विल स्टार्ट टर्निंग इनटू ए क्लाउड ऑफ गैस। सन की जो आउटर लेयर है वो
गैस का क्लाउड बनना शुरू हो जाएगी। द गैस विल स्लोली डिसअपेयर एंड लीव द सन सेंटर। और ये जो गैस है ये आहिस्ता आहिस्ता से डिसअपेयर हो जाएगी और सन का सिर्फ सेंटर बच जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, द सन विल स्टार्ट टू कूल डाउन। सन जो है ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा और इसके ठंडा होने में भी तकरीबन इट विल टेक अबाउट मिलियन ईयर्स। ठीक है, फाइनली द सन विल कूल डाउन। आखिर में सन जो है बिल्कुल ठंडा यख हो जाएगा एंड और जो लाइफ एंड इट्स लाइफ एज ए कोल्ड डार्क बॉडी। और आखिर में ये एक ठंडी और एक बिल्कुल डार्क बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन ऐसे ठंडे और डार्क बॉडीज़ को जो कि स्पेस में हो उनको हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ्स कहते हैं। ठीक है, अब इस फिगर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास ये एक डिस्क का मैंने जिक्र किया था कि एक डिस्क बन जाएगी, सेंटर में उसके ना बल्ज होगी। बल्ज मींस कि खाली स्पेस होगी। तो ये जो अभी सेंटर में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पे ठीक है, ये जो सेंटर में नज़र आ रहा है ये बेसिकली सन है। तो ये बहुत तेज़ी से ये स्पिन कर रहा है इसके इर्द गिर्द। और ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये सन में कन्वर्ट हो गया है। और ये साइडों पे ये जो डस्ट और गैस का जो क्लाउड है, इससे बेसिकली डिफरेंट प्लैनेट्स और ये तो बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम का बर्थ है कि सोलर सिस्टम कैसे बना कि एक डिस्क थी जिसमें गैस और डस्ट थी, उसने बहुत तेज़ी से घूमना शुरू कर दिया। उसके सेंटर के अंदर क्या हुआ कि ये जो एक बल्ज बन गया। ये जो बल्ज था ये सन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये इर्द गिर्द जो इसके ये जो डस्टी पार्ट है, यहाँ पर डिफरेंट प्लैनेट्स बने हैं और इन्होंने प्लैनेट्स ने इस सन के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये सोलर सिस्टम इसके इर्द गिर्द बना। तो ये नेक्स्ट एक पिक्चर है, इसमें भी आप ये अब ऊपर से दिखाई गई है कि ये सेंटर में सन है और इसके इर्द गिर्द हमारे पास ये एक क्या है कि ये एक डिस्क के बनी हुई है और इसमें एक गैस और डस्ट के पार्टिकल्स हैं और ये बहुत तेज़ी से स्पिन कर रहे हैं और इसके सेंटर में ये सन की बर्थ हो रही है। राइट, अब इस फिगर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सन है ये किस तरह से पैदा हुआ होगा और हमारा ये जो सोलर सिस्टम है ये किस तरह से बना होगा। राइट, ये उसी चीज़ को एक और तरीके से दिखाया गया है कि ये हमारे पास ये भी उसी तरह एक डिस्क है, इसके इर्द गिर्द डस्ट और गैस के पार्टिकल्स हैं, उनका क्लाउड है और वो स्पिन कर रही हैं। ठीक है, ये उसी चीज़ को एक और तरीके से एक और पिक्चर में दिखाया गया। ये हमारा सन है, ये इसके इर्द गिर्द हमारा डस्ट और हमारे पास गैसेस का ये पूरा क्लाउड है जो कि स्पिन कर रहा है और सन की बर्थ हो रही है और यहाँ पर प्लैनेट्स बनेंगे। अच्छा, स्ट्रेंज थिंग्स इन स्पेस के स्पेस के अंदर स्टार्स, सन, इनके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो उनमें से एक चीज़ है हमारे पास पल्सार्स या पल्सार्स व्हाटएवर, इसको आप देख लीजिएगा कैसे प्रोनाउंस करना है। तो पल्सार्स वर वंस जाइंट स्टार्स। ये जो पल्सार्स हैं ये किसी टाइम के ऊपर बहुत बड़े बड़े स्टार्स हुआ करते थे, बट नाउ दे हैव श्रंक सो मच दैट दे अपीयर सिमिलर स्मॉलर देन अर्थ। कि ये किसी टाइम के ऊपर बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे लेकिन ये श्रिंक होके अभी हमारे अर्थ से भी एक छोटी बॉडी बन गई है। देयर इज़ एज मच मटेरियल इन ए पल्सार एज देयर इज़ इन आवर सन। तो इन पल्सार्स के अंदर उतना ही मटेरियल होता है, उतना ही मैटर होता है जितना कि हमारे सन के अंदर है, बट द मटेरियल इज़ टाइटली स्क्वीज टुगेदर। लेकिन जो पल्सार्स के अंदर जो मटेरियल है, जो मैटर है, ये बहुत टाइटली स्क्वीज्ड हुआ है, उसके अंदर बंद हुआ है। ठीक है, पल्सार्स गिव ऑफ एनर्जी एज ऑर्डिनरी स्टार्स टू। और इनके अंदर से भी एनर्जी निकलती है, रेडिएशन निकलती है इनके अंदर से, बट दे डू नॉट गिव इट इन ए स्टेडी स्ट्रीम। लेकिन इनके अंदर से जो रेडिएशंस, एनर्जी और जो लाइट निकलती है ये एक स्टेडी स्ट्रीम की फॉर्म में नहीं निकलती। मतलब जैसे सन है, इसके अंदर से मुसलसल रोशनी निकल रही है। ठीक है, कोई ब्रेक नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, और इसी तरह से लेकिन ये जो पल्सार्स हैं इनके अंदर से स्टेडी स्ट्रीम ऑफ लाइट और हीट नहीं निकलती। दे गिव ऑफ इवन ब्रस्ट ऑफ एनर्जी, बल्कि इनके अंदर से ब्रस्ट निकलते हैं एनर्जी के, मतलब कि एक पल्सेस के अंदर एनर्जी निकलती है। जैसे कि हमारे पास बीटिंग हार्ट, हमारा जैसे जो जिस तरह दिल धड़कता है, पल्सेस की फॉर्म में एनर्जी निकलती है। तो इन पल्सार्स के अंदर से भी इसी तरह से पल्सेस के अंदर से एनर्जी निकलती है। इसी वजह से इनको पल्सार्स कहते हैं। पल्स
पल्स से बना है, पल्सार्स। तो बेसिकली आप सन के ऊपर देख सकते हैं आप अपने इधर के कुछ जो स्टार्स हैं वो काफ़ी जो बड़े होते हैं। आई थिंक ये जो राइट इन द मिडल ये जो दिखाया जा रहा है, तो इनके अंदर से जो लाइट है ये ऑन ऑफ मतलब थोड़ा सा स्टेडी स्ट्रीम नहीं होती, बल्कि ये काफ़ी टिमटिमा के निकलती है इनके अंदर से, पल्सार्स एंड कोसार्स। ये नेट से कुछ तस्वीरें इकट्ठी की हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये ये एक सेंटर में हमारे पास एक सन, एक स्टार है जो कि अभी अपनी सारी एनर्जी निकाल चुका है, लेकिन अब क्या कुछ बर्स्ट की फॉर्म में एनर्जी इसके अंदर से निकल रही है। इसके अंदर मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा है अर्थ की तरह का, ठीक है। और ये जो साइडों के ऊपर ये जो निकल रही हैं ये बेसिकली एनर्जी की स्ट्रीम्स निकल रही हैं इसके अंदर से, एनर्जी की पल्सेस निकल रही हैं इसके अंदर से। ये इसी तरह का एक पिक्चर है, ठीक है। राइट नाउ आई थिंक ये मिडल के अंदर जो चीज़ है ये एक पल्सार है जो कि हार्ट बीट की तरह एनर्जी को अपने अंदर से निकाल रही है। तो ये जो एक और स्टार्स की टाइप है जिसको हमने नाम रखा हुआ है कोसार्स, ये भी बेसिकली स्टार्स ही होती हैं, लेकिन कोसार्स अपीयर एज ह्यूज डिम स्टार्स फार ऑफ इन द स्पेस। तो ये जो स्टार्स हैं ये बहुत दूर होती हैं, ठीक है, और ये डिम स्टार्स की तरह नज़र आती हैं और ये काफ़ी ह्यूज होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। दे आर नॉट रियली डिम, असल में ये डिम नहीं होते, इनकी रोशनी कम नहीं होती। दे आर द ब्राइटेस्ट थिंग इन द स्पेस, ये हमारे स्पेस के अंदर सबसे ब्राइटेस्ट स्टार्स होते हैं और इनकी दे गिव ऑफ एज मच लाइट एज मिलियन एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स आर रोल्ड अप इन ए वन। इनके अंदर से इतनी ज़्यादा लाइट निकल रही होती है कि हम मिलियन स्टार्स को इकट्ठा कर दें, रोल अप कर दें एक स्टार के अंदर से, तो उनके अंदर से जितनी एनर्जी निकलती है ये इनके अंदर से निकलती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो कोसार्स हैं ये जाइंट ह्यूज स्टार्स होते हैं, ठीक है। मतलब स्पेस के अंदर स्टार्स का जो साइज़ भी वेरी करता है, कुछ छोटे स्टार्स हैं, कुछ बड़े स्टार्स हैं। तो जो बड़े साइज़ के जो स्टार्स हैं उनका नाम हमने रखा हुआ है कोसार्स रखा हुआ है। परहैप्स दे सीम डिम बिकॉज दे आर सो फार अवे, ठीक है। ये जो हैं ये डिम नज़र आते हैं क्योंकि ये बहुत दूर हैं हमसे। अच्छा, अब ये ब्लैक होल्स की एक कॉन्सेप्ट है स्पेस के अंदर कि ये भी बेसिकली स्टार्स ही हैं, स्टार्स की एक टाइप है, ठीक है, जो कि बहुत श्रिंक हो के बहुत ही छोटे हो चुके हैं, इतने छोटे हो चुके हैं कि ये बेसिकली इनके अंदर जो मैटर है वो इतना ज़्यादा डेंस हो चुका हुआ है कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ ग्रेविटी ही ग्रेविटी है। तो क्या है कि एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि वो साइंटिस्ट जो कि स्पेस के ऊपर रिसर्च करते हैं, स्टार्स के ऊपर रिसर्च करते हैं और इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि वो जो डिफरेंट किस्म की थ्योरीज़ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताती हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स क्या हैं, ये साइंटिस्ट होते हैं जो कि स्पेस के बारे में सोचते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बारे में हमें बताते हैं और हमें बताते हैं कि जो स्पेस के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे साइंटिस्ट को कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स थिंक दैट ब्लैक होल्स कुड बी एन एनॉर्मस स्टार। तो हमारी यूनिवर्स के अंदर कुछ ब्लैक होल्स हैं, ठीक है, कि जहाँ पर लाइट जाती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आती, ठीक है। वहाँ पर स्टार्स भी नहीं है, वहाँ पर स्पेस भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ ब्लैक होल्स हैं कि वहाँ पर लाइट जाती है और वहाँ पर जाकर लाइट गुम हो जाती है, हमें नहीं पता चलता कि वहाँ पर क्या चीज़ है। तो एस्ट्रोनॉमर्स को ऐसा लगता है कि जो ब्लैक होल्स हैं ये एक इनॉर्मस स्टार हैं, एक बहुत किसी टाइम के ऊपर ये बहुत बड़े स्टार्स थे, ठीक है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, गैस, सब कुछ अपना निकाल दिया। उसके बाद इनके अंदर जो मैटर था वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो गया, बहुत ज़्यादा पैक हो गया, ठीक है। तो और वो इतना ज़्यादा टाइटली पैक हो गया कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा सिर्फ ग्रेविटी के, ठीक है। अब होता है कि मैटर के अंदर ग्रेविटी होती है, हमारी अर्थ है इसके ऊपर ग्रेविटी है, ठीक है। तो जो इनॉर्मस स्टार था ये जब स्क्वीज़ हो गया इतना ज़्यादा, तो वहाँ पर जो मैटर था वो इतना छोटा हो गया और इतना ज़्यादा मैटर है और इतना छोटा है कि वो श्रिंक हो के
और भी ज़्यादा छोटा हो गया, लेकिन ग्रेविटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। द पुल ऑफ ग्रेविटी वुड बी सो स्ट्रॉन्ग, तो इन ब्लैक होल्स के पास, यानी कि इंतहाई श्रिंक रैप्ड ये जो स्टार है, इसके पास ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है वहाँ पे, दैट नथिंग कुड गेट अवे फ्रॉम इट, कि कोई भी चीज़ वहाँ से निकल नहीं पाती। ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द ब्लैक होल्स, इसी वजह से इनको ब्लैक होल्स कहते हैं। तो ब्लैक होल्स की सिंपल डेफिनेशन ये है कि ब्लैक होल्स एक ह्यूज स्टार्स हैं जो कि श्रिंक होके बहुत छोटे हो गए हैं, और इतने छोटे हो गए हैं वो कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ ग्रेविटी बच गई है, और जो कुछ भी उनके करीब जाता है वो उसको अपने तरफ खींच लेते हैं, और कुछ भी उसमें से बाहर नहीं निकलता। राइट, तो ये एक पिक्चर है ब्लैक होल की हमारे जो ये है यूनिवर्स के अंदर इस तरह के ब्लैक होल्स पाए जाते हैं। अब ये सेम लाइक एक हमारे पास गैलेक्सी की तरह की एक चीज़ है, या एक सोलर सिस्टम की तरह एक चीज़ है, लेकिन इसके दरमियान में एक होल है। नॉर्मली हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में हमारे पास एक सन होता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि इनके दरमियान में भी किसी टाइम पे सन था, लेकिन वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करके स्क्वीज़ होके स्मॉल हो गया। वो इतना स्मॉल हो गया कि उसके इर्द गिर्द जो ग्रेविटी थी वो सिर्फ वो बच गई है, और मैटर जो है वो बहुत ही स्क्वीज़ होके बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो हमारे कायनात के अंदर, हमारे यूनिवर्स के अंदर इस तरह के ब्लैक होल्स पाए जाते हैं जो कि बेसिकली एक स्टार को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो जो स्टार है वो अपनी एनर्जी सब कुछ, अपनी गैसेस, अपनी रेडिएशन सब कुछ निकाल चुका है। अब वो स्क्वीज़ होके श्रिंक होके बहुत छोटा हो चुका हुआ है। तो ये ब्लैक होल्स दरअसल उस श्रिंक रैप्ड स्टार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मज़ीद डिटेल बताई है उन्होंने कि हमारे पास ये जो ब्लैक होल्स हैं वो किस तरह से बनती हैं। तो बेसिकली वही बताया कि अगर एक बहुत बड़ा एक स्टार होता है, जब वो अपनी एज पूरी कर लेता है और वो जब डाई होता है, तो क्या होता है कि उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो कोलैप्स होता है, एक धमाके से वो कोलैप्स होता है। इस धमाके को क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो इसका कोर है वो श्रिंक होकर बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, चंद किलोमीटर्स में के अंदर आ जाता है। तो अगर एक स्टार है जो कि हमारी अर्थ से भी 8 टाइम्स बड़ा है, तो जब वो कोलैप्स होता है, ठीक है, अपनी लाइफ पूरी करने के बाद, तो वो जस्ट 10 किलोमीटर्स का हो जाता है, या उससे भी छोटा हो जाता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर जितना भी वो जो मैटर है ना, वो उस धमाके के बाद बहुत ज़्यादा डेंस हो के ना पैक हो जाता है। तो क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा वो उसके इर्द गिर्द जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो ये ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसके अंदर से लाइट भी नहीं पास कर सकती। तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था। तो एक सिंपल डेफिनेशन कोई आपसे पूछे कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि ब्लैक होल्स ये सन की तरह के बहुत बड़े स्टार्स होते हैं, लेकिन ये अपनी जो लाइफ है ये पूरी कर चुके होते हैं। ये डाई हो चुके होते हैं, और ये डाई होने के बाद बहुत ज़्यादा श्रिंक होके ना बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से इनके इर्द गिर्द ग्रेविटी बढ़ जाती है, और ये हमें ब्लैक होल नज़र आते हैं कि इनके अंदर से लाइट भी जो जाती है वो वहाँ से वापस नहीं आती। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ब्लैक होल्स की। अच्छा, ये भी इस टॉपिक में वो बता रहे हैं कि लाइफ ऑफ ए स्टार, कि जो एक स्टार है बेसिकली कैसे बनता है। तो ये सेम वैसे ही बनता है जैसे अभी पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि जो सन है वो किस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये उसी कहानी को थोड़ा सा रिपीट किया हुआ है कि द ग्रेट क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट आर कॉल्ड नेबुला आर फाउंड थ्रू आउट द यूनिवर्स। हमारी पूरी यूनिवर्स के अंदर गैस और डस्ट के ना क्लाउड्स हर जगह पे मौजूद हैं। ठीक है, तो जो स्टार्स हैं वो इसी गैस और डस्ट के क्लाउड के अंदर ही बनते हैं। तो इस गैस और डस्ट के क्लाउड को हम क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है ना, ग्रेविटी से। ठीक है, कि इन क्लाउड्स के ना जो सेंटर है वहाँ पर ग्रेविटी की वजह से गैस और डस्ट के पार्टिकल्स वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और वो घूमना शुरू कर देते हैं डिस्क की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या होता है कि सेंटर की फिर ये जब डिस्क घूम रही होती है, तो जितना वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये इसके सेंटर में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है,
में पार्टिकल्स, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक डस्ट स्टॉर्म चलता है, उसके सेंटर के अंदर जितने भी वो हैं डस्ट पार्टिकल्स वो इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है, स्टार कैसे पैदा होते हैं, ठीक है। इन टाइम द टेम्परेचर इनसाइड राइजेस टू ओवर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है कि जो सेंटर में जो पार्टिकल्स पैक होकर इकट्ठे होते हैं उनका जो टेम्परेचर है वो 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। एट सच हायर टेम्परेचर आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बिगेन टू फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम। तो इतना जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो जो हाइड्रोजन गैस है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है हीलियम गैस में। तो हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, इसके दौरान रेडिएशंस, एनर्जी, लाइट, हीट निकलती है, ठीक है। एज दे डू द रिलीज enormous अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड लाइट एंड हीट, ठीक है। तो जब ये काम होता है कि जो हाइड्रोजन गैस है ये फ्यूज़ होकर हीलियम गैस बनाती है, तो इस दौरान एनर्जी पैदा होती है। हमारे सन के ऊपर भी यही प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे भी हीलियम गैस हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रही है हीलियम में, ठीक है। तो जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े वहाँ पर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं और उन एक्सप्लोजन्स की वजह से एनर्जी पैदा हो रही है, लाइट पैदा हो रही है, जो कि हमारे अर्थ तक पहुँच रही है। द mass of the gas and dust begins to shine as a star। तो क्या होता है कि फिर दरमियान में जब एक स्टार बन जाता है, ठीक है, और वहाँ पर एक्सप्लोजन्स हो रही हैं, तो गैस और डस्ट की वजह से जो उनका जो मैस है वो शाइन करना शुरू कर देता है। बेसिकली क्या होता है कि वो जो एनर्जी और रेडिएशंस उसकी वजह से निकलना शुरू होती हैं, उसकी वजह से वो स्टार जो है वो शाइन करना शुरू हो जाता है। तो ये जो स्टार क्यों शाइन करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि ये स्टार क्यों शाइन करते हैं, तो आप कहें बताएं कि वहाँ पर इन स्टार्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स हो रही हैं, जिसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है और इस कन्वर्जन के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी, हीट, लाइट प्रोड्यूस हो रही है और जिसकी वजह से स्टार्स जो हैं वो चमकते हैं। अच्छा, जो कलर्स ऑफ स्टार है ये भी हमें उनके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो हमारे पास जो एक जो स्टार का जो कलर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा हॉट है। एक स्टार जितना ज़्यादा हॉट होगा वो उतना ही ज़्यादा ब्लू होगा और एक स्टार जितना ज़्यादा कोल्ड होगा वो उतना ही ज़्यादा रेड होगा। तो स्टार्स का जो टेम्परेचर है ये केल्विन के अंदर मेजर किया जाता है। तो इनको कलर की बेस के ऊपर इनके ना 7 क्लासेस बनाई हुई हैं, ठीक है। तो जो कि इनके कलर्स को रिप्रेजेंट करती हैं स्टार्स के। तो स्टार्स के कलर से इसकी एज का भी पता चलता है। तो एक ब्लू स्टार है, ये न्यू बॉर्न स्टार होता है जिसके अंदर इनॉर्मस एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है वो, ठीक है। इसी तरह जो येलो स्टार है ये येलो स्टार जो है ये एक यंग स्टार होता है और जो रेड स्टार है ये एक ओल्ड स्टार होता है जो कि अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा हद तक निकाल चुका होता है, ठीक है। उन्होंने टेबल बनाया हुआ है कि ये हमने स्टार्स को उनकी कलर्स की बेस के ऊपर ना ये 7 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले ब्लू है, ठीक है, ब्लू, वाइट हमारे जो स्टार्स नज़र आ रही हैं उनके कलर्स की बेस के ऊपर उनकी बनाया हुआ है। ये ब्लू है, ब्लू, वाइट, येलो, ऑरेंज और आखिर में हमारे पास रेड स्टार है। तो ब्लू जो स्टार है ये न्यूली बॉर्न स्टार होता है, इसका टेम्परेचर 30,000। और जो रेड है ये हमारे पास ओल्ड स्टार होता है, इसका 3000 होता है, राइट। तो ये हमारे पास कोल्ड स्टार है, ये हमारे पास हॉट स्टार है। कलर एंड टेम्परेचर ऑफ सम स्टार्स। अच्छा, हमारे पास जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, हम स्पेस के अंदर जो डिफरेंट किस्म की बॉडीज़ हैं, इनमें से कुछ जो है वो लाइट को एमिट करती हैं और कुछ जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो स्टार्स जो हैं ये स्टार्स आर द ओनली हेवनली बॉडीज़ दैट एमिट लाइट, ठीक है। दे यूज़ न्यूक्लियर फ्यूजन process which produces an enormous amount of energy in the form of heat and light, ठीक है। तो इन स्टार्स के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है। अभी आपको बताया था कि हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर पैदा होती है, हीट पैदा होती है, ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर द सन इज़ द ओनली ऑब्जेक्ट इन अवर सोलर सिस्टम
दैट जनरेट्स एंड एमिट विजिबल लाइट। ठीक है, तो सिर्फ सन ही है हमारा एक सोलर सिस्टम में जो कि लाइट को पैदा करता है और निकालता है, और इसके अलावा बाकी जितनी भी बॉडीज़ हैं उसके अंदर मून, प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स डू नॉट एमिट लाइट, इनके अंदर से लाइट नहीं निकलती। दे रिफ्लेक्ट लाइट, इनके ऊपर जब सन की लाइट पड़ती है तो उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये हमें नज़र आती हैं। स्टार्स आर ब्लैक बॉडीज़, ये एक स्ट्रेंज चीज़ है कि जो स्टार्स हैं ये एक्चुअली में ब्लैक बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो जैसा कि जब स्टार्स जो हमारी स्पेस के अंदर, यूनिवर्स के अंदर स्टार्स ही स्टार्स हैं, जो जब एक स्टार से जो रेडिएशन निकलती है तो वो दूसरे स्टार के पास भी जाती है। ठीक है, तो जब एक स्टार से निकली हुई रेडिएशन दूसरे स्टार में जाती है तो वो पूरी की पूरी उस रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता। राइट, ए स्टार एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन दैट फॉल इन इट, बट इट आल्सो रेडिएट्स बैक इनटू द स्पेस मच मोर देन इट एब्जॉर्ब्स। ठीक है, तो स्टार जो है ये रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा जो रेडिएशन है अपने अंदर से निकालता भी है। तो इसी वजह से जो स्टार्स हैं ये ऐसी ब्लैक बॉडीज़ हैं जो कि ग्लो कर रही होती हैं स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट से। अच्छा, हमारे पास ये टॉपिक है टेलीस्कोप के बारे में कि टेलीस्कोप हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम प्लैनेट्स और स्टार्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स बनाई हुई हैं और इसको यूज़ करते हुए वो डिफरेंट प्लैनेट्स और स्टार्स को हर वक्त ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो टेलीस्कोप है इसके अंदर दो लेंस होती हैं। ठीक है, एक लंबी सी एक ट्यूब होती है, राइट, और इसके अंदर दो लेंस लगे होते हैं। इस लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये जो हमारे पास आई पीस लेंस है, और यहाँ पर हम आइस को यहाँ पे हम लगाते हैं और हम प्लैनेट्स को यहाँ से ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? टेलीस्कोप कहते हैं। ठीक है, बस ये इसका ओवरव्यू ही बहुत है। नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हुए स्टार्स और प्लैनेट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कुछ अब ये बताया जा रहा है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हेन व्यूइंग द सन, कि जब हमें सन की तरफ देखना पड़े, कोई ऐसा, वैसे सन की तरफ नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर हमें आसमान की तरफ अगर देखना पड़े और सन कहीं व्यू में आ रहा हो तो हमें ये सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये सेफ्टी की चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि हम सन के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बच सकें। नेवर व्यू द सन डायरेक्टली विद नेकेड आई, कि कभी भी सन को आपने इसकी तरफ आंखें नहीं करनी है आपने। विद अनफिल्टर्ड डिवाइस सच एज बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप, ठीक है, आपने कभी भी सन को देखने की कोशिश नहीं करनी। अगर कभी देखना भी पड़े, कोई हो ऐसी चीज़, अगर आप एस्ट्रोनॉमर्स हैं और आप देखना चाहते हैं तो आप बाइनोकुलर्स यूज़ करें, दूरबीन यूज़ करें या टेलीस्कोप यूज़ करें। ठीक है, प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ सन थ्रू द टेलीस्कोप और बाइनोकुलर्स इनटू अ वाइड स्क्रीन। ठीक है, आप सन के इमेज को आप ले लें टेलीस्कोप की मदद से या बाइनोकुलर्स की मदद से एक वाइट स्क्रीन के ऊपर, और फिर आप उसको देख लें, उसको ऑब्ज़र्व करें, जो कुछ भी करें। इफ़ यूजिंग बाइनोकुलर्स कीप द कवर ऑन वन ऑफ इट्स ट्यूब्स। ठीक है, उसकी दो ट्यूब्स होती हैं बेसिकली बाइनोकुलर्स की, तो आपने हमेशा उसको एक ट्यूब से देखना है, दोनों ट्यूब से नहीं देखना। यूज़ पिन होल प्रोजेक्टर्स और सर्टेन टाइप ऑफ सोलर फिल्टर्स। ठीक है, ये कुछ और चीज़ें हैं, अगर आपको देखना है सोलर फिल्टर्स को यूज़ करें। सन ग्लासेस जिनके अंदर स्पेशल फ़िल्टर्स लगे होते हैं फॉर व्यूइंग द सन, उनको आप यूज़ करें।